हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल सरकारी उमंग। आज हम लोग अपने सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बाद। इसका नाम है मुगल एम्पायर। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का पूरा सीरीज हम लोग ने ख़त्म कर लिया है। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्रीवियस एपिसोड्स को देख सकते हैं। आज हम लोग मुगल एम्पायर की शुरुआत करेंगे कि भारत में मुगल एम्पायर की शुरुआत कैसे हुई। और मुगल एम्पायर की शुरुआत, जैसा कि हम सब जानते हैं, बाबर ने की थी। बाबर के बारे में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, सबसे पहली बात इसको समझा जाए कि पहला मुगल बाबर था भारत में। अब ये कब पैदा हुए? 14 फरवरी 1483 में, फेब 14 में। एक चीज हम लोग को समझनी चाहिए सबसे पहले, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले, कि जनरली लोग क्या करते हैं, बाबर के बारे में जब हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं तो इसमें दो बातें बहुत जरूरी समझनी है। पहली बात, जब दिल्ली सल्तनत काल हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने देखा था दिल्ली सल्तनत में जितने भी लोग थे, जितने भी राजा थे, हम लोग उनको सुल्तान बोलते थे। समझ गए? और इस समय, अब से, मुगल काल के आने के बाद से, इसके स्थापित होने के बाद से, अब जो भारत में जो पोस्ट आई है उसका नाम है बादशाह। तो पहला सवाल ये दिमाग में उठना चाहिए और हम लोग को समझना चाहिए कि क्या सुल्तान और बादशाह एक हैं? तो देखिए, इसका जवाब ये है कि बिल्कुल एक हैं। दिल्ली सल्तनत में जो हेड था, जो टॉप में बैठता था, वो सुल्तान था। और मुगल काल में जो हेड है, जो टॉप पे बैठता है, वो बादशाह है। दोनों ही बराबर हैं पोस्ट पे। एक छोटा सा डिस्कशन ये बनता है, पावर में दोनों बराबर है, मगर आपको बताए थे दिल्ली सल्तनत में जितने भी लोग थे, जितने भी सुल्तान थे, वो सब खिलवत लेते थे खलीफा के। खलीफा की खिलवत मिलना बहुत जरूरी थी। जैसे इल्तुतमिश को मिली थी तो हम लोग ने कहा था ये रियल फाउंडर है। और इस समय, बाबर लोगों के समय, मुगल काल के समय, जब ये सुल्तान की उपाधि, बादशाह की उपाधि जब धारण की गई तो ये मान लिया गया कि अब इनको कोई खिलवत लेने की जरूरत नहीं है। समझ गए? अब कोई खिलवत नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज होगी, वो ये होगी कि ये लोग किसके बराबर हो गए? इन लोगों ने अपने आप को खलीफा लोगों के बराबर रख दिया। जबकि सुल्तान खलीफाओं से खिलवत लेता था, तब यहाँ पे मुगल एम्परर ये काम करना बंद कर दिया। तो इंडिया में अगर हम लोग बात करें कि सुल्तान कौन था, तो दिल्ली सल्तनत का जो हेड था वो सुल्तान था। और वो खलीफा से क्या लेते थे? खिलवत लेते थे। और इधर ये बादशाह आ गए अपने मुगल काल वाले। एक छोटा सा डिफरेंस ये था। दूसरा, लोग बाबर के समय ये तो पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं कि बाबर आया और बाबर के आने के बाद ये चार बड़े बड़े युद्ध हुए। ठीक है, मगर बाबर कैसे आया, किन परिस्थिति में आया? आने से पहले क्या बाबर ने कोई हमले भारत में किए थे? दूसरा, भारत में जब नहीं आया था तब बाबर की स्थिति कैसे थी? लोग कहते हैं भारत में पहला हमला बाबर का बैटल ऑफ पानीपत 1 है। नहीं, वो 5वां हमला था। इसका मतलब बैटल ऑफ पानीपत से भी पहले कुछ हमले हो चुके थे। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो मुगल काल को अगर समझा जाए तो पहला व्यक्ति बाबर था, जैसा हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसको टाइटल दिया गया था बादशाह। ठीक है, ये कोई खिलवत नहीं लेते थे। बाबर कहाँ के थे? बाबर टर्की के थे, तुर्की था बाबर। और तुर्कियों में भी एक तुर्की थे चगताई, याद रख लीजिएगा। ये हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले, चगताई वंश के थे तुर्कियों में। पिता का नाम अगर बात किया जाए, इनके पिता थे उमर शेख मिर्जा। क्लियर है? और इनकी माँ का नाम किया समझा जाए तो कुतलुक निगार खानम। ठीक है। अच्छा, किस जगह पे था बाबर, पहले ये समझा जाए। बाबर फरगना पे पैदा हुआ था। और फरगना पे याद रख लीजिएगा, 12 साल की उम्र में, देखिए लिखा है 1495 में, आप इधर से समझिए 83 में पैदा हुआ। तो 95 में ही, मतलब मात्र 12 साल की उम्र में ही ये गद्दी संभाल लिया। तो ऐसा क्या हुआ? इनके पिता को मार दिया गया था। अब 12 साल की उम्र में गद्दी क्या संभालेगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये हमारे बाबर हैं। इसकी एक छवि आप देख लीजिए। ये क्या है? ये बाबर ने भारत में क्या बनाया? अपना एम्पायर बनाया, अपना साम्राज्य बनाया। कैसे बनाया, ये आज हम लोग को समझना है। सबसे बड़ी बात को समझना जरूरी है कि ये देख लीजिए, ये अपना भारत है। यहां से आप सब बेहतर जानते हैं,
यहां से एंट्री होती है और ये है आपकी वो जगह है जिसका नाम है फरगना। समझ गए? तो देखिए कितना सही मैप में एशिया का एक हिस्सा है, सेंट्रल एशिया का हिस्सा है फरगना। कितने अच्छे से देखिए मैप में समझ में आ रहा है। तो पहला सवाल जब ये उठता है कि बाबर जब बढ़िया फरगना में ही साम्राज्य संभाल रहा था अपना, तो उसको भारत आने की क्या जरूरत थी? यहां से भारत आखिर क्यों आया? एक एक करके बात हम लोग समझते हैं। अब पहला तो हमको ये समझ में आ गया कि 12 साल की उम्र में बाबर ने फरगना में अपना क्या संभाला? गद्दी या थ्रोन को संभाला 12 साल की उम्र में। और इसने अपने आप को टाइटल क्या दिया? मिर्जा दिया। अभी बादशाह नहीं आया था, अभी मिर्जा था। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात समझिएगा, 12 साल की उम्र में जब ये गद्दी पे बैठा था तो ये छोटा था। और देखिए लड़ाई या युद्ध आखिर क्यों होते हैं? कि एक बड़ा राजा एक छोटे राजा को दबा दे, उसको हरा दे, उसको मार दे और उसकी जगह को क्या कर ले? उसकी जगह को अपने टेरिटरी में, अपनी बाउंड्री में, अपने रीजन में शामिल कर ले और अपने एरिया का विस्तार कर ले, एक्सपेंशन कर ले, उसको बड़ा कर ले। यही होता था। उसी समय यही बाबर के साथ हुआ। बाबर 12 साल का था तो उसी समय वहां पे एक राजा था, याद रख लीजिए, शाय बनी खान। देखिए साफ साफ लिखा है। इसने फरगना पे हमला कर दिया। जहां पे कौन बैठा था? बाबर बैठा था। कितने साल की उम्र का? 12 साल की उम्र का। कब हमला किया? 1501 में। ठीक। और उसने बाबर को हरा दिया। उस युद्ध का क्या नाम था? सर ए पूल का युद्ध। और याद रख लीजिएगा हमेशा वहां पे उज़्बेकों का और याद रख लीजिएगा उनको क्या बोलते हैं, उस्मानियों का बहुत लगातार हमले हो रहे थे। और बाबर क्यों हारा? याद रख लीजिएगा शैबनी के पास एक टेक्निक थी, वो एक युद्ध नीति थी जिसका नाम था तुलगमा वॉरफेयर। इसी का इस्तेमाल बाबर भारत में बाद में करता है बैटल ऑफ पानीपत में, जो अभी हम आपको बताएंगे। अब बाबर हार गया तो जान बचाने के लिए मिडिल एशिया अफगानिस्तान की तरफ बाबर भागा और कुछ दिन रुका, अपनी जान बचाया। फिर बाबर ने क्या किया? फिर अपनी सेना इकट्ठा की, फिर फरगना गया, फिर फरगना पे बैठा, फिर फरगना से हारा, फिर वापस आया, फिर गया, जीता, फिर वापस आ गया। तो यही बाबर के साथ बड़े लंबे समय तक चल रहा था। और 1504 में देखिए कब हारा था? 1501 में। और 1504 में मतलब 3 साल तक बाबर इधर से उधर घूमते रहे। इसको वापस काबुल मिल गया। तब इसने अपने आप को उपाधि क्या दी? बादशाह। यहां तक क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। ये देख लीजिए बाबर का टोटल टेरिटरी था जो भारत में बना था। कब बना था? जब वो कई युद्ध जीता था। एक एक करके समझते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। ये फरगना था जो मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए हो क्या रहा था, सबसे बड़ी बात समझिएगा। बाबर कहां बैठा था? काबुल में। भारत में इस मैप को आप देख लीजिए, ये देखिए साफ साफ दिख रहा है। ये है आपके बाबर जहां ये बैठे थे काबुल में। ये भारत का रास्ता है सिंधु घाटी, सिंधु नदी होते हुए। ठीक है। अब यहाँ पे जगह जगह पहले देख लेते हैं। मेवाड़ में राणा सांगा बैठे थे, दिल्ली में इब्राहिम लोदी बैठे थे, सिंध में शाह बेग बैठे थे, गुजरात में बहादुर शाह बैठे थे, विजयनगर एम्पायर अगर आपने पढ़ा हो, विजयनगर और बहमनी सबसे पावरफुल योद्धा थे कृष्णदेव राय। बंगाल में नुसरत खान बैठे थे, मालवा में महमूद शाह बैठे थे और कश्मीर में मोहम्मद शाह बैठे थे। और आप ये देख सकते हैं अलग अलग देखिए जगह लिखा है, मतलब मालवा लिखा है, गोंडवाना लिखा है, बंगाल लिखा है, उड़ीसा लिखा है, गुजरात है, राणा सांगा राजपूताना चला रहे थे, ये सिंध है, ये कश्मीर है। तो हो क्या रहा था इस समय? अगर इंडिया के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करें कि भारत में दिल्ली में तो भले ही आपके इब्राहिम लोदी बैठे थे दिल्ली में, ठीक, मगर ये सब जितने यहाँ नाम लिखे हैं इनमें से अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा याद रख लीजिएगा राणा सांगा और इब्राहिम लोदी का रिश्तेदार या चाचा था दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी और राणा सांगा मिलके दोनों ने एक साजिश रची। साजिश ये थी कि हम दोनों मिलके क्या हो जाएं? एक हो जाएं। एक होके किसके खिलाफ हो जाएं? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। और उसको दिल्ली से हरा दें। अब ये डायरेक्ट नहीं हरा पाए थे क्योंकि इसकी सेना बहुत बड़ी थी। तो इन लोगों ने कहा, मदद मांगी काबुल में। काबुल में किससे? बाबर से। बाबर को संदेश भिजवाया कि एक काम करो, बाबर से कहा तुम आ जाओ हमारे साथ, हम सब मिलके हमला करेंगे किस पे? दिल्ली पे। इब्राहिम लोदी को हरा देंगे और तुम्हारा भी फायदा, हम दोनों का फायदा। ऐसा इन लोगों ने क्या समझ के किया था पहले समझिएगा।
प्रीवियस वीडियोस में मेरे साथ पढ़ चुके हैं कि मंगोलियन आते थे, मंगोलियन आए, नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय आप पढ़ चुके हैं, वो आया, 2 महीने रुका, लूटपाट किया, रुपया पैसा लिया, बढ़िया से बढ़िया योद्धाओं को लिया अपने साथ, हराया, और यहाँ से बढ़िया बढ़िया लेबरों को भी ले गया, अपना एक शहर बसवाया था, कोई बात नहीं, चला गया। इन लोगों के साथ क्या हुआ, इन लोगों की चाल उल्टी पड़ गई। उल्टी कैसे पड़ गई कि ये सब मिलके, पहला कौन, मैंने अभी आपको बताया, राणा सांगा और दौलत खान, ये दोनों ने मिलके बाबर को जब काबुल से बुलवाया था, तो ये सोच के बुलाया था कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को मारेगा, हराएगा और चला जाएगा। जबकि बाबर ने इसके विपरीत काम क्या किया, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि बाबर ने बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराने और मारने के बाद यहीं रुकने का फैसला कर लिया, और फिर ये दोनों खिलाफ हो गए, फिर एक एक करके उसने इन सबको हरा दिया। चलिए, दूसरी बड़ी बात, बहुत ध्यान से समझिएगा कि उस समय भारत में एकता अखंडता बिल्कुल नहीं थी, यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, जब बाबर भारत में नहीं आया था तो इंडिया कई हिस्सों में बटा था, और कहां पे किसका राज था वो आपके सामने लिखा हुआ है। ये आप मैप से सब कुछ बढ़िया बेहतर समझ पा रहे हैं। चलिए, आलम खान याद रख लीजिएगा, एक अंकल था इब्राहिम लोदी का, उसने भी बाबर को बुलाया। एक बहुत बड़ी बात आपको बता दूं कि ये इन दोनों ने मिलके, दौलत खान ने इब्राहिम लोदी को, दौलत खान ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचने के लिए, और राणा सांगा ने, दोनों ने मिलके, जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया, दोनों ने मिलके जो बाबर को बुलाया, इसका जिक्र कहीं हुआ नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, इसका जिक्र जो बाबर ने अपनी आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसमें बाबर ने ये बात बताई है। इन दोनों ने कहीं क्लियर नहीं किया कि हम लोग ने ऐसा किया या ऐसी चाल चली या ऐसा षड्यंत्र रचा। चलिए, आलम खान, ये भी अंकल थे इब्राहिम लोदी के, इन्होंने भी बाबर को बुला दिया। दौलत खान ने भी किसको बुलाया, देख लीजिए, पंजाब के जो अभी मैंने आपको बताया, इन्होंने भी बाबर को बुला दिया। राणा सांगा कहाँ के थे, मेवाड़ के थे, इन्होंने भी किसको बुलाया, बाबर को बुलाया। मतलब स्थिति, और बाबर वहां परेशान है काबुल में, अपनी गद्दी तो बचा नहीं पा रहा था, धीरे धीरे वो परिपक्व हुआ, पहले कम उम्र का था, लड़ते लड़ते कम उम्र से वो परिपक्व ज्यादा हो गया था, और किस्मत भी उसको, बाबर ने अपने ऑटोबायोग्राफी में, आत्मकथा में लिखा था कि मैं जाना चाहता हूं, हिंदुस्तान में राज करना चाहता हूं, मगर उसने अपनी आत्मकथा में ये बात लिखी थी कि मुझे हिंदुस्तान पसंद था, और इधर देख लीजिए, ये किस्मत भी ऐसी थी कि लोग उसको बुला रहे थे, और बुलाते बुलाते बाबर फाइनली आ ही गया। और राणा सांगा ने, याद रख लीजिएगा, बाबर को बुलाया, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी बाबर के लिए। क्यों? क्योंकि राणा सांगा एक मजबूत, एक क्या, बहुत ही मजबूत थे, कभी कोई युद्ध नहीं हारे थे, उसको लगा कि ये मेरा साथ दे देगा तो मेरा भारत में आना और आसान हो जाएगा। चलिए, राणा सांगा ने क्या सोच के बुलाया था कि ये आएगा, इब्राहिम लोदी को मार के चला जाएगा, और बाबर ने जब इब्राहिम लोदी को हरा दिया तो उसको अपनी ताकत का और अच्छा एहसास हुआ, उसको अपनी वॉरफेयर पे ज्यादा भरोसा हुआ, और उसने रुकने का फैसला कर लिया। सब स्थिति अजीब हो गई। बाबर ने सिंधु नदी को क्रॉस किया, सिंधु नदी को, और पंजाब पे हमला कर दिया। क्यों हमला कर दिया? क्योंकि दौलत खान ने धोखा दिया था। किसको धोखा दिया था? बाबर को धोखा दिया था। चलिए आगे चलते हैं। भीरा, फोर्ट ऑफ भीरा था, याद रख लीजिएगा, पंजाब में, जिसपे किसका वो कब्जा था? दौलत खान का, मगर उसने धोखा दे दिया था बाबर को, इसलिए बाबर ने हमला करके फोर्ट ऑफ भीरा को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया और दौलत खान को हरा दिया। और अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था या पूछा जाए कि भारत में पहला युद्ध कौन सा था, यहाँ पे तोपों का इस्तेमाल हुआ, लोग बोलते हैं बैटल ऑफ पानीपत, नहीं, वो पंजाब में हुआ था। और फाइनली बाबर ने पंजाब को क्या किया? हमला किया और अपने सीमा में, अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। ये आपका पंजाब का भीरा फोर्ट। आगे चलते हैं। अब जब यहाँ पे बाबर रुक गया तो सब एक हो गए, और याद रख लीजिएगा, फाइनल फाइट हुई। देख लीजिए, अब इब्राहिम लोदी तो कभी नहीं चाहेगा ना कि कोई बाहरी आए और यहाँ रुक जाए, तो फाइनल फाइट, क्योंकि इब्राहिम लोदी दिल्ली में बैठा था, सत्ता पे था, भारत उसका था, तो उसने कहा एक युद्ध हो जाए। उसने डिसाइड किया कि एक युद्ध हो जाए, इब्राहिम लोदी के खिलाफ और बाबर के खिलाफ एक युद्ध हो गया। युद्ध की डेट क्या थी? 21 अप्रैल
1526 कहाँ पे युद्ध हुआ? बैटल ऑफ पानीपत। देखिए पानीपत एक जगह है हरियाणा पे, ठीक है। और बाबर, याद रख लीजिएगा, बाबर के पास बहुत अच्छी मिलिट्री टैक्टिक्स थी। ये मैं आपको अभी एक मैप के थ्रू दिखाता हूँ। बाबर की सेना मात्र 12,000 थी और इब्राहिम लोदी की 1 लाख प्लस थी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो बैटल ऑफ पानीपत था, ये बाबर का किस नंबर का यहाँ पे भारत में युद्ध था, तो याद रख लीजिएगा ये 5वां था। लोग इसको पहला मार्क कर देते हैं। अब टेक्निक कौन सी थी? तुलगमा टेक्निक। ये क्या होती है मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूँ। और इसने एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल कर दिया, इसकी टेक्निक अच्छी थी, बढ़िया, इसने तोपें लगा दी। और दो बहुत फेमस पर्सनालिटीज थी, मैं आपको बता दूं। पहला उस्ताद अली और दूसरा मुस्तफा। ये देखो, बाबर की सेना कितनी? 12,000, इब्राहिम लोदी की 1 लाख। कौन जीतता? इब्राहिम लोदी। युद्ध चला कितनी देर? पहले ये देखो, 2.5 घंटा। 2.5 घंटे में डिसीजन आ गया कि बाबर जीत गया। मतलब 12,000 की सेना वाला जीत गया, 1 लाख की सेना वाला हार गया। ये कैसे हो गया? पहला, सबसे बड़ी बात याद रख लीजिएगा, ये जो वॉरफेयर टेक्निक थी, ये क्या थी मैं आपको पहले दिखाता हूँ। देखिए ये आपका बैटल ऑफ पानीपत है। सब तरफ, ये हरियाणा में एक जगह है पानीपत, वहां पे युद्ध हुआ था। आप देख रहे हैं कितना अच्छा सा ये दिख रहा है। और ये देखिए, ये बैटल ऑफ पानीपत है। लाल रंग पे बाबर का दिख रहा है, ये इब्राहिम लोदी का दिख रहा है। इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी। ये देखिए, ये देखिए, इसने क्या किया था? तोप बिछा दिया था चारों तरफ, ये। और तोपों से इतना हमला कर दिया था। और ये घुड़सवार थे, मतलब अगर कोई तोप के पास पहुंच ही नहीं पा रहा था कि तोपों को रोक पाए। तोप गोला बरसा रही थी। और फिर आप समझदार हैं। और फाइनली बाबर जीत गया। और सबसे बड़ी बात याद रख लीजिएगा, उस्ताद अली था, ये तोपची था, ये आर्टिलरीज का इस्तेमाल कर रहा था। और गनर थे, इनके पास बंदूकें भी थी जो मुस्तफा इस्तेमाल कर रहे थे। तो मुस्तफा और उस्ताद अली, ये नाम हमेशा याद, उस्ताद अली कुली, ये नाम याद रख लीजिएगा। 2.5 घंटे में बैटल ऑफ पानीपत में बाबर जीत गया। बाबर जीत गया तो फिर क्या किया? दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। और दिल्ली कर लिया मतलब भारत की शुरुआत यहीं पे, देखो यहीं पे क्लैश हुआ। इन लोगों ने क्या सोचा कि ये लूटपाट करके रुपया पैसा लेके चला जाएगा। और बाबर ने 21 अप्रैल को, ये देखिए 21 अप्रैल को लड़ाई लड़ी। और ये देख लीजिए, 27 अप्रैल को उसने कह दिया कि हम भारत में रुकेंगे और मुगल एम्पायर की शुरुआत कर दी, उसकी नींव डाल दी। और जिस दिन ये जीत गया, ये कहां से आया था? काबुल से। तो इसने एक एक चांदी का सिक्का दिया अपने काबुल के हर एक नागरिक को। और इसी उपलक्ष्य पे काबुल के लोगों ने बाबर को क्या नाम दिया? कलंदर। ये चांदी का सिक्का पहले देखते हैं, ये देख लीजिए। ये चांदी का सिक्का है जो बाबर ने अपने एक एक आम नागरिक को दिया। और इस उपलक्ष्य पे इसको उपाधि दी गई कलंदर की। क्या यहां तक क्लियर है? चलिए, तो बैटल ऑफ पानीपत आप समझ गए। आगे चलते हैं। अब जो बाकी लोधी थे, जो इब्राहिम लोदी तो हार गया, उसको युद्ध के मैदान में बाबर ने खुद मारा। और ये कह के मारा कि बहुत अच्छा, बहुत कुशल योद्धा था। और आपको बता दें, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आपने पढ़े थे। गुलाम से शुरुआत की थी, फिर खिलजी थे, फिर आपने तुगलक पढ़ा, फिर धीरे धीरे सैयद पढ़े, लोधी पढ़ा। कोई भी इससे पहले कोई भी सुल्तान युद्ध के मैदान में नहीं मारा गया था, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ये युद्ध के मैदान में मारा गया था। और बाबर ने अपने आत्मकथा में इसकी बहुत तारीफ की है। बस बोला थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी थी और कुछ नहीं था, बहुत अच्छा था। और खुद बाबर ने इसको युद्ध के मैदान में मारा था। अब कौन बचा? राणा सांगा। राणा सांगा और बाबर में लगातार क्लैश चल रहा था। क्यों क्लैश चल रहा था? कि बाबर और राणा सांगा में क्लैश इस बात पे चल रहा था कि राणा सांगा ने कहा कि यार तुमको चले जाना चाहिए था। बाबर ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। और इस बात पे जब क्लैश चलेगा, एक बात बताइए, तो भाई क्लैश दो बड़े योद्धाओं में चल रहा है, तो फिर वो कब खत्म होगा? जब कोई एक जीतेगा, कोई एक हारेगा। और इतना ज्यादा क्लैश चला कि एक दिन डिसीजन हो गया, बाबर और राणा सांगा में अब युद्ध होना था। और इस युद्ध के बारे में होने से पहले बस इतना समझ लीजिए कि आज तक, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, कि आज तक राणा सांगा ने कभी हार का मुंह नहीं देखा था। उन्होंने हमेशा जीत दर्ज की थी। और अगर आर्मी को समझा जाए तो 1:2 का रेशियो था। मतलब राणा सांगा की सेना के आगे बाबर की सेना जस्ट आधी थी। कब?
बैटल ऑफ पानीपत जीतने के बाद आधी थी। तो राणा सांगा की सेना कितनी बड़ी, कितनी विशाल थी, आप समझ सकते हैं। और उसने आज तक कभी युद्ध नहीं हारा था। कहाँ पे युद्ध हुआ? एक जगह है सीकरी, आगरा में। खानवा एक जगह है, तो इसको क्या नाम दिया गया? बैटल ऑफ खानवा। कब हुआ? 1527 में, मार्च 17 को। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच। यहां तक तो आपको सब समझ में आ गया। सबसे बड़ी बात समझिए, राणा सांगा से जब युद्ध होने जा रहा था, तो भाई बाबर ने पहले ही अपनी सेना को खानवा में तैयार कर लिया था। बाबर की पूरी सेना खानवा में तैयार थी। और सामने जब राणा सांगा की सेना देखी गई, और जब सेना को यह पता चला कि आज तक राणा सांगा कोई भी लड़ाई नहीं हारे थे, तो बाबर की सेना में, याद रख लीजिए, हलचल मच गई। और इन्होंने एक शब्द कह दिया, पूरी सेना ने एक शब्द कहा बाबर से कि हम ये युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम लड़ने के लिए तैयार नहीं। सोच लीजिए, बैटल ऑफ पानीपत जीतने के बाद ये हाल है। अब बाबर ने क्या किया? इसके पास बोलने की क्षमता बहुत अच्छी थी। बाबर ने सबके सामने गया, सेना के सामने गया, और ये कहा, ध्यान से सुनिएगा, ये कहा, इतना मोटिवेट किया कि आज जिहाद की बात है। इसका क्या मतलब अभी समझाएंगे। मतलब धर्म के लिए हम लोग को लड़ना है। और सेना को ये कह के समझाया कि आज के बाद, मतलब जितने दारू के बड़े बड़े पीपे थी, बोतलें थी, सब तोड़ दिया, सब गिरा दिया। बोला आज के हम लोग दारू नहीं पिएंगे जब तक जीत नहीं जाएंगे। आज के बाद जिंदा रहने का मतलब नहीं जब तक जिहाद की बात है। और जबकि एक बात बता दे, राणा सांगा के साथ जितने, ये देखिए लिखा है, जितने लोधी थे ये सब भी थे, और ये सब तो मुसलमान थे। मतलब मुसलमान वर्सेस मुसलमान लड़ रहे हैं, मगर कुछ नहीं। और जिहाद का पहली बार इसने नारा दिया, और इतना मोटिवेट किया अपनी सेना को कि सेना लड़ने को तैयार हो गई। सिर्फ लड़ी नहीं, जीत भी गई। बाबर ने जीत दर्ज की यहाँ पे, और जीतने के बाद अपने आप को क्या टाइटल दिया? गाजी का। और राणा सांगा कभी हारे नहीं थे, उनको ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैं फिर लड़ूंगा। उनको किसी तरह युद्ध के मैदान से लाया गया, उन्होंने कहा मैं फिर सेना तैयार करूंगा, मैं फिर लड़ूंगा। उनके रिश्तेदारों को लगा यार ये हम लोग को मरवाए बगैर छोड़ेगा नहीं, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसको जहर दे दिया और मार दिया। और उसके बाद एक तमगा टैक्स था, याद रख लीजिएगा, एक तमगा टैक्स था जो मुस्लिम सोल्जर्स देते थे। बाबर ने ये युद्ध जीतने के बाद इसको भी खत्म कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये देख लीजिए, बैटल ऑफ खानवा, दो बहुत बड़ी पर्सनालिटीज आपस में लड़ रही हैं। आगे चलते हैं। ये आपके राणा सांगा। इसके बाद दो युद्ध हो चुके हैं। फिर बैटल ऑफ चंदेरी हुआ। किसके बीच हुआ? बाबर के बीच और मेदिनी राय के बीच। बाबर ने चंदेरी फोर्ट को जीतने के लिए ये युद्ध लड़ा, बैटल ऑफ चंदेरी, ठीक है। और मेदिनी राय मारे गए। मतलब अब तक 3 युद्ध हो चुके हैं और तीनों बाबर जीत चुके हैं। 1529 में याद रख लीजिएगा, 5 मई 5 को 1529 में एक और बैटल हुआ, बैटल ऑफ घाघरा का। किसके किसके बीच? बाबर और महमूद लोदी के बीच। इसमें नुसरत खान, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ, बंगाल के हेड थे, ये दोनों लड़े और बाबर ने ये भी जीत लिया। और याद रख लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला वो युद्ध कौन सा था जो जल और थल दोनों पे, मतलब लैंड और वाटर दोनों पे था, क्योंकि ये घाघरा नदी पे थी, यहाँ जमीनी लड़ाई भी चल रही थी और नाव से पानी पे भी लड़ाई चल रही थी। तो ये पहला युद्ध था जहां जल और थल दोनों से लड़ाई चल रही थी। और इसमें भी, बैटल ऑफ घाघरा में भी, कौन जीत गया? बाबर जीत गया। और जब सभी युद्ध जीत गया तो बाबर वापिस आ गया आगरा, और उसने अपने सेंटर को आगरा बना दिया। जीतने के बाद इसने एक गार्डन बनाया बहुत बड़ा, जिसका नाम था नूर अफगान गार्डन। इसने एक स्केल भी बनाया रोड को मापने के लिए, जिसका नाम था गज ए बाबरी। याद रख लीजिएगा, गज ए बाबरी। इसने अपने आत्मकथा में लिखा था, इसको एक चीज कम पसंद आई भारत के क्लाइमेट में, बस इसको बारिश नहीं पसंद आई। क्यों नहीं पसंद आई? क्योंकि ये एक्सप्लोसिव्स और तोप का इस्तेमाल करता था। बारिश तोपों के लिए नुकसानदेह थी और हथियारों में इसके जंग लग जाती थी, जैसा इसने लिखा है। और 1530 में आगरा में एक जगह रामबाग, जहां पे इसको दफनाया गया। ठीक है, ये आपका कौन सा युद्ध है? अभी आपको बताया था बैटल ऑफ चंदेरी, और उसके बाद आपने बैटल ऑफ घाघरा। ये चंदेरी का किला है, ये आपका बैटल ऑफ घाघरा। बाबर को याद रख लीजिएगा,
आगरा में आराम बाग में दफनाया गया था। पर बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि मुझे भारत का मौसम क्लाइमेट कम पसंद है। तो फिर इसके बेटों ने क्या किया, इसको यहाँ से वापस निकाला और फिर काबुल में दफनाया गया। और ये देख लीजिए, ये इसका काबुल का क्या है, मकबरा है। इसके 4 बेटे थे। बाबर ने कभी कोई गलती नहीं की थी। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं था, कामरान था, अस्करी था, हिंदाल था। ये चारों आपस में ही लड़ गए। क्यों लड़ गए इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हुमायूं के लिए उसके भाई सबसे बड़े दुश्मन बन गए। कभी भी बाबर राजस्थान में फोकस नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि यहाँ पे राजपूत राजा बहुत थे। और इसने अपने ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था, तुजुक बाबरी, आपने यहाँ देख लिया, और बाबरनामा, दोनों एक ही हैं। इसने विजयनगर के जो राजा थे, कल आपको बताया था, उसके बारे में इन्होंने बहुत तारीफ की थी। मेवाड़ में राणा सांगा की बहुत तारीफ की थी। ये तुर्किश भाषा में लिखी गई है इनकी आत्मकथा। इसको बाद में अब्दुल रहीम खान ने बाय ऑर्डर, बाबर ने ऑर्डर दिया था, इसको पर्शियन लैंग्वेज में चेंज किया गया। और एक क्वेश्चन सबसे बड़ा आता है कि बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में, वो किसने बनाई? मीर बाकी। मीर बाकी कौन है? इसके आर्मी चीफ थे। तो दोस्तों, ये बाबर के बारे में लगभग हम लोग ने सब कुछ सीख लिया है और जान लिया है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और इसके बारे में बहुत कुछ एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।